गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग मोमेंट ऑफ चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में काफ़ी डिटेल्ड स्टडी किया है। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया किसको बोलते हैं? हम लोगों ने 3 टाइप के इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया था। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो अगर जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार इनर्शिया ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, उसी प्रकार डायरेक्शन क्या है कि जब तक डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर है? ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है बेसिकली मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। ठीक है, कैसे मास के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए सिंपल सी ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये कहीं पर रखा हुआ है ना, और मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, ये एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सपोज बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है या बुक रखा हुआ है, उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इनर्शिया जो है लीनियर मोशन में हम लोग इनर्शिया की बात किए थे, तो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है मेनली मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल से ये एक चौक रखा हुआ है ना, इसके ऊपर अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर 1 न्यूटन का फोर्स मैं कोई बड़े से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से हिले भी ना, है ना। तो दोनों के दोनों पहले रेस्ट में थे, दोनों के दोनों पहले क्या थे? रेस्ट में थे। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट that will be remain in rest until and unless an external force is applied। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ आ रहा है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन से सेकंड लॉ से क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन और मास में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर मास जिसका कम है उसमें एक्सेलरेशन क्या है? ज़्यादा होगा। या इसी को मैं इन्वर्सली कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन m1 इज प्रोपोर्शनल टू a1। ठीक है, इसको सेकंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं f/m करता हूँ m1 तो एक्सेलरेशन a1। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना, अगर उसका मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा। उसी प्रकार अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना, और उसका मास क्या है? ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। हियर m2 इज ग्रेटर देन m1, सो क्या हो जाएगा? m2 is greater than m1, so a2 is less than a1। ठीक है, तो बेसिकली जो इनर्शिया है हमेशा मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो आसानी से उसका इनर्शिया क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इनर्शिया चेंज हो जाता है मतलब वो रेस्ट से मोशन में चला जाता है। लेकिन कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूं तो वो अपने इनर्शिया को चेंज नहीं करता है ना, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो जो चेंज ऑफ इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। ठीक है, तो मेनली जो इनर्शिया है मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अभी तक हम लोग इनर्शिया बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? इनर्शिया। लेकिन रोटेशनल मोशन में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इनर्शिया जैसे ही डिफिनेशन लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज
इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी बॉडी by virtue of which it opposes the condition of motion when large angular force is applied। ठीक है, सेम डेफिनेशन है इसमें, लेकिन उसमें हम लोग लीनियर फोर्स लगाते थे, है ना, यहाँ पर एंगुलर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लिखना है? इट इज अ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द कंडीशन ऑफ मोशन व्हेन द लार्ज एंगुलर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट में पहले से रहती है ना, इसको किसी भी प्रकार से उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बाहर से नहीं डाला गया। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, बचपन से ही बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, है ना, कुछ बहुत स्माइली फेस के होते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिद्दी है तो उसके ऊपर वो जो कैरेक्टरिस्टिक है पहले से डाला गया है, वो इनबिल्ट था, पहले से ही नेचुरल था, है ना। तो इसी प्रकार इट इज अ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है घूमते नहीं रहेगा। मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में चेंज को, है ना, रेस्ट में है तो चेंज को अपोज करेगा, मतलब वो वेलोसिटी में जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, अगर कोई वेलोसिटी में है तो वो अगेन चेंज को अपोज करेगा। जैसे अर्थ घूम रही है ना, पता नहीं कब से घूम रही है, हमको नहीं पता है ना, तो वो अपने चेंज को अपोज करेगा, मतलब घूम रही है तो घूमती ही रहेगी, है ना, वो ऐसा है कि वो रुकना नहीं चाहेगी, है ना। उसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहेगी, है ना। अगर व्हेन द लार्ज एंगुलर फोर्स इज अप्लाइड, इवन हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर्मूला के फॉर्म में। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? MOI। ठीक है, मोमेंट के बारे में मैं पहले ही डिस्कशन कर दी हूँ सेंटर ऑफ मास में जब न्यूमेरिकल करा रहा था, है ना, और मैंने एक दरवाजे का भी एग्जांपल लिया था, है ना। तो मोमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट इनटू रेडियस। तो मोमेंट को कैसे लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए मोमेंट किसका हो जाएगा? मास का। यहाँ पर मोमेंट जो है फोर्स का ना होके मास का हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ मास कितना हो जाएगा? mR इंटू R। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? mR²। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। देन इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट देखिए, मास का कितना हो जाएगा? kg, और r का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? kg किसका यूनिट होता है? मास का। तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? m। ठीक है, देन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, तो उसके लिए लिखेंगे L। ठीक है, L², और T टाइम का कोई यूनिट नहीं है इसलिए T0। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है MOI डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। रेडियस मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर रेडियस मतलब डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर r का मतलब डिस्टेंस है। किससे है? डिस्टेंस, है ना। अगर सर्कुलर मोशन में बात करेंगे तो उस समय सेंटर से डिस्टेंस, कहाँ से? सेंटर से डिस्टेंस, उसको हम लोग रेडियस भी बोल देते हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली दोनों को यूज़ करेंगे। कभी हम लोग रेडियस बोलेंगे, कभी डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है,
और यहाँ पर रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि अगर भाई अर्थ घूम रही है ना, अर्थ घूम रही है तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो घूम ही रही है। उसको ये नहीं पता है कि मुझे 1000 साल बाद रुक जाना है या 2000 साल बाद रुक जाना है, ऐसा नहीं, घूम रही है स्टार्टिंग से तो घूम ही रही है ना। कोई ऑब्जेक्ट जैसे घर पे रखा हुआ है, सपोज घर में पिलर बना हुआ है ना, पिलर जो है अगेन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं कि भाई मैं 10 साल बाद टूट के गिर जाऊंगा, 15 साल बाद टूट के गिर जाऊंगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी हम लोग अपना पुराना बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना चाहें, है ना, या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तब तक वो बिल्डिंग क्या है, खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, है ना, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ठीक। तो ये आपको इसमें से जो याद करने वाली बातें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद रखना है, क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन याद रखना है, और दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइमिंग। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पर इनर्शिया को सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, कि कैसे जो इनर्शिया होने के कारण से, इनर्शिया होने के कारण से हम वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल डिस्कशन है वो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए है ना, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए है ना। सपोज तो हम लोगों ने अभी तक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो 1 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, 1 पार्टिकल सिस्टम। 1 पार्टिकल सिस्टम मतलब जो मास जो है एक ही ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं तो MOI फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये चैप्टर ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लेंगे। जैसे घर में सीलिंग फैन है, क्या है, सीलिंग फैन है, तो 3 ब्लेड जो है वो उसको 3 पार्टिकल मान लेते हैं, क्योंकि तीनों ब्लेड का अपना अपना एक मास है। ठीक है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों के तीनों अपने मास है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें। सपोज एक ब्लेड का मास हम लोग लेते हैं M1, एक का M2, एक का M3। क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता कि तीनों ब्लेड में कि भाई एक ब्लेड घूम रहा है तो दूसरा ब्लेड बोले अरे मेरा घूमने का मन नहीं है ना, मैं अभी नहीं घूमूंगा, बाद में घूमूंगा, है ना, इस टाइप का नहीं है। या तीसरा ब्लेड बोलेगा कि भाई तू 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा रहा है तो मैं इतना तेजी से नहीं घूमूंगा, मैं एक ही चक्कर लगाऊंगा, है ना, मेरा अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, इस प्रकार से कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। इसलिए हम लोग ये 3 पार्टिकल्स हैं, 3 ब्लेड्स हैं, तो तीनों पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज एक ब्लेड ये है जिसका मास क्या है M1, एक ब्लेड ये है जिसका मास क्या है M2, और एक ब्लेड क्या है M3 जिसका मास क्या है M3। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे X और Y। ठीक है, सपोज ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है R3। जैसे मैंने बोला इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे किसका कभी रेडियस के फॉर्म में लेंगे, कभी डिस्टेंस के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, वैसे तो पोजीशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। तो सपोज M2 का डिस्टेंस क्या हो गया R2 और M1 का डिस्टेंस क्या हो गया R1 हो गया। क्या हो गया, R1। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा M2 R2 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा M3 R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल MOI कितना हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो I टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी,
है ना। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण क्या है, हम लोग डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म किया जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यही अगर n पार्टिकल सिस्टम हो गया है ना, n पार्टिकल, यहाँ पर हमने 3 पार्टिकल लिए हैं, अगर ये n पार्टिकल सिस्टम हो गया तो क्या हो गया, mn rn का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल MOI कितना हो जाएगा, I टोटल इज इक्वल टू, तो सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, समेशन, सम करना है तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, MI RI टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, MI RI का पावर 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर n पार्टिकल सिस्टम है, n पार्टिकल सिस्टम मतलब हो सकता है 5 हो, कभी कभी 10 हो, कभी 20 हो, हमको नहीं पता कि 5 है कि 10 है कि 20 है, तो उसको n बोल देते हैं ना। तो जैसे कैसे आएगा, n पार्टिकल सिस्टम I की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। I की वैल्यू अगर 2 रखा तो क्या हो जाएगा, M2 R2 का स्क्वायर, ऐसे, और सबको क्या करते जाना है, सम करते जाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं I टोटल, ठीक है, क्या हो गया, I टोटल, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे। चलिए अब हम लोग सपोज क्या होते हैं, सपोज we take the example of 15 particle system, 15 particle system, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को एज होमवर्क, मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, यहाँ पर मास m1 रखा हुआ है 1 kg, कितना है 1 kg, और इसका डिस्टेंस है 1 मीटर यहाँ से, ठीक है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट m2 रखा हुआ है, इसका भी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, इसका कितना है 2 kg, कितना है 2 kg, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, अगेन 1, कितना है 1 मीटर, और ये m3 है, और इसका मास कितना है 3 kg, कितना है 3 kg, है ना। और ये एक पार्टिकल है m4, ठीक है। तो 4 पार्टिकल सिस्टम है, m1 m2 m3 m4, है ना, और चारों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, और ये है 4 kg, ठीक है। तो इसको आप लोग को एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये बताना है, ठीक है। ठीक, चलिए अब मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि सपोज कोई आप लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 बॉल है ना, आप लोगों ने ऐसा कुछ बॉल जो थ्रो करने वाला देखा होगा, है ना। तो 2 बॉल है, ठीक है, 2 बॉल में उनके दोनों बॉल के मासेस सेम है, क्या है, मास सेम है, उसका शेप और साइज भी सेम है, शेप और साइज भी सेम है, ठीक है। और उसका फ्रिक्शन फोर्स मतलब जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम है और अप्लाइड फोर्स भी सेम है। लेकिन ऐसा होता है कि एक जो बॉल है वो 10 मीटर पे जाके रुकता है और दूसरा बॉल 20 मीटर पे जाके रुकता है। जैसे हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो दोनों बॉल का जो मास है वो सेम होता है, दोनों बॉल हम लोग अभी लेके चल रहे हैं कंडीशन जिसमें दोनों बॉल का मास क्या है, सेम है, अप्लाइड फोर्स सेम है, फ्रिक्शन फोर्स सेम है, साइज और शेप भी सेम है, या शेप और साइज भी सेम है। लेकिन एक बॉल जो है 10 मीटर पे जाके रुक रहा है और दूसरा बॉल जो है 20 मीटर पे जाके रुक रहा है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हम लोग इसको सोचिए आप लोग, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप लोग सोचिए। ठीक है, देखिए 15 पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, 2 बॉल सेम साइज का ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, ठीक है, फिर 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, ठीक है, फिर 5 पार्टिकल अंदर है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो ये पार्टिकल के लिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, और ये पार्टिकल के भी एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो सपोज सेंटर से इसका रेडियस कितना है, R1, कितना है R1, ठीक है, ठीक है। तो
सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि सारे जो मास हैं, सारे पार्टिकल के मास क्या है, सेम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस केस में आउटर जो सरकमफेरेंस पर जो 5 पार्टिकल हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आउटर के लिए। देखिए इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू r1 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस r1 है और कितने पार्टिकल्स है, 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू m इंटू r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये इसका रेडियस लेते हैं r2, क्या लेते हैं r2, इसका रेडियस क्या हो गया r2। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखिए r2 के लिए यहाँ पर 5 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m r2 का स्क्वायर, ठीक है, m r2 का स्क्वायर, अगर 5 है 5 m r2 का स्क्वायर, ठीक है। और 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, ठीक है, 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, तो इसका रेडियस सपोज क्या ले लेते हैं r3, क्या ले लेते हैं r3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m r3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू m r3 का स्क्वायर। तो इसका टोटल कितना है, I टोटल कितना आ गया, I टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 कॉमन ले लेता हूँ, m r1 का स्क्वायर प्लस, नहीं इसको कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, 5, ठीक है, 5 m r1 का स्क्वायर, 5 m r2 का स्क्वायर प्लस 5 m r3 का स्क्वायर, वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेडियस आउटर वाला बड़ा है, उसके बाद वाला उससे छोटा है, उसके बाद वाला उससे छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम किसका होगा, इससे, और इससे कम किसका होगा, इससे, ठीक है। उसी के जगह में मैं सेम साइज का साइज सेम लेते हैं, डायग्राम में हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा दिखे, लेकिन ऐसा मान के चलना है कि इसके बराबर के साइज का ही ये बॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, सरकमफेरेंस पर ही लोकेटेड है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है, ठीक। और इसका रेडियस क्या है, r1 है, क्या है r1। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 15 इंटू m r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई दोनों का साइज से, दोनों का पहले तो मास सेम है, बोला था क्या सेम है, मास सेम है ना। फिर बोला इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि साइज और शेप भी सेम है, साइज और शेप भी सेम है ना। फिर बोला था अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स भी सेम है। लेकिन ये वाला जो बॉल है वो 20 मीटर जाके रुकता है अगर थ्रो करता हूँ, और ये वाला बॉल जो है 10 मीटर जाके रुकता है अगर मैं थ्रो करता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स की पोजीशन है, यहाँ के पार्टिकल की पोजीशन से क्या है, डिफरेंट है। कैसे कि यहाँ पर जो पूरे पार्टिकल्स हैं वो सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है, सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये 15 टाइम्स m r1 के स्क्वायर होगा। जबकि यहाँ पर जो इस वाले ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसमें से सिर्फ 5 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है ना। उसके बाद वाले जो पार्टिकल्स लोकेटेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और उसके अंदर वाले का भी उससे कम होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें उसका पूरा का पूरा जो मास है वो सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। एक बार अगर हम लोगों ने उसको थ्रो कर दिया, है ना, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है, इनर्शिया ही है। हम लोगों ने पर्टिकुलरली इनर्शिया ही डिस्कस करते थे अभी तक, लेकिन चूंकि एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या नाम दे दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये वाला जो बॉल है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिंस इन सेकेंड ball all mass are distributed on circumference so
circumference, so its moment of inertia is greater as compared to moment of inertia is greater as compared to the ball 1 ले लेते हैं इसको ball 2 ले लेते हैं, ठीक है, as compared to ball 2 से, since in second ball all masses are distributed on circumference, so its moment of inertia is greater as compared to first ball, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे hence moment of inertia depends on distribution of masses, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कमफेरेंस, यहाँ से क्या नोट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि इफ मास इज distributed on circumference, then moment of inertia MOI will be larger, and velocity will be more, या velocity या speed will be high, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें सेकंड केस क्या लिखेंगे, बट इफ masses are distributed नियर टू सेंटर और क्लोज टू सेंटर, अगर सेंटर के पास ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा इस केस में, नियर टू सेंटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी स्मॉल, इस केस में जो है क्या रहेगा कि वेलोसिटी कम मिलेगी, हेंस वेलोसिटी और स्पीड विल बी लेस, will be less, ठीक। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो मास जो है अगर सर्कमफेरेंस के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, उससे हमको ज़्यादा वेलोसिटी मिलती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, गन्ने का मशीन, ठीक है। गन्ने का जूस सब लोग पीते हैं, गन्ने का जूस, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, गन्ना कहाँ पर डालते हैं, गन्ना दो रोलर के बीच में डालते हैं, एक कांटेदार रोलर होता है, क्या होता है कांटेदार रोलर, उसके बीच में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक केस मुझे ये बताइए कि गन्ना जो है बीच में डालने के बाद जो ये ऐसे राउंड घुमाते हैं, है ना। हाँ, इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्लाईव्हील का, क्या बोलते हैं फ्लाईव्हील, एक इंजीनियरिंग वर्ड है फ्लाईव्हील, ठीक है। फ्लाईव्हील किसको बोलते हैं, तो गन्ना में जो ऐसे हम लोग लकड़ी को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, है ना, तो फ्लाईव्हील घूमता है। फ्लाईव्हील क्या होता है, घूमता है। फ्लाईव्हील कैसे दिखता है, देखो इस टाइप का दिखता है कोई फ्लाईव्हील, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से रहता है कुछ गन्ने का मशीन, ठीक है। तो यहाँ से लकड़ी अटैच रहती है, लकड़ी, ठीक है, और वो लकड़ी किसकी तरह कार्य करता है, एक्सिस, किसकी तरह काम करता है, एक्सिस, और उसी को लेके हम लोग उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो ये हो गया फ्लाईव्हील, क्या हो गया, ये हो गया फ्लाईव्हील, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले गन्ने को डाल के इसको घुमाते हैं कि पहले इसको घुमा देते हैं, फिर गन्ने को डालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग इसको बिना घुमाए, है ना,
अगर हम लोग गन्ने की मशीन में रोलर के बीच में अगर गन्ने को डालते हैं, इसको डालते हैं गन्ने को, तो गन्ने का क्या क्रिएट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, गन्ने का रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग फ्लाईव्हील को घुमाएंगे तो भी वह घूमेगा नहीं। तो हम लोग सेकंड कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। क्या कंडीशन अडॉप्ट करते हैं कि पहले हम इस रोलर, ये जो फ्लाईव्हील रहता है उसको घुमा लेते हैं बहुत तेज़ी से, एक बार इसने वेलोसिटी पकड़ ली है ना, उसके बाद हमने गन्ने को रोलर में एक बार डालते हैं तो भी ये बंद नहीं होता, दो बार डालते हैं तो भी बंद नहीं होता, और कंटिन्यू ये चलते रहता है और गन्ना पूरी तरह से पीस जाता है और रस निकल जाता है। इसका कारण क्या है कि ये जो फ्लाईव्हील बना होता है ना, फ्लाईव्हील, इसमें जो मैक्सिमम मास है वो सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मैक्सिमम मास सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटेड रहने के कारण क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो एक बार अगर वेलोसिटी को स्टार्ट कर दिए है ना, तो ये मैक्सिमम टाइम तक इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से कंटिन्यू घूमते रहता है। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ भी गया तो भी ये क्या होते रहता है, कंटिन्यू घूमते रहता है। ठीक है, तो मास जो है सरकमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा वेलोसिटी मिलती, और गन्ने को एक बार नहीं 5 बार भी डालोगे तो भी वो पीस के निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर आपका साइकिल चलाओ या गाड़ी चलाओ है ना, अगर बीच में अगर कोई पत्थर आ जाता है ना, पत्थर आ जाएगा और आपका स्पीड अगर कम रहा है ना, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, पत्थर रोक देगा। लेकिन अगर आपका स्पीड ज़्यादा रहा तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से क्या होगा, वो पत्थर के ऊपर टकराएगा, ऊपर उछलेगा और आगे की तरफ बढ़ जाता है ना। तो हम लोगों ने इसमें ये समझने की कोशिश की कि अगर मास जो है मैक्सिमम सरकमफेरेंस पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सरकमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, तो उसके कारण से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिलने के कारण हमारी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम देर तक रिटेन रहती है, ज़्यादा दूर तक हम लोग जा पाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, तो ये जो फ्लाईव्हील है खाली गन्ने की मशीन में ही यूज़ नहीं किया जाता। मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये गन्ने की मशीन में यूज़ किया जाता है, वहाँ तो यूज़ किया ही जाता है। इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है जो दुनिया में सारे जितने इंजन्स हैं है ना, जो कार का इंजन हो, ट्रक का इंजन हो, बस का इंजन हो, बाइक का इंजन हो, वहाँ पर लगा रहता है। ये जो फ्लाईव्हील है वहाँ पर अटैच रहता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है ना, वहाँ पर अटैच होने के कारण से क्या होता है, हमको स्मूथ रोटेशन में हेल्प करता है, स्मूथ रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे स्मूथ रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमेशा जो फ्लाईव्हील है वो इंजन के पिस्टन से कनेक्टेड रहता है। फ्लाईव्हील किससे कनेक्टेड रहता है, इंजन के पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, और जो आपके टायर है उसको स्मूथ रोटेशन करने में हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जितने जो व्हील्स आ रहे हैं है ना, गाड़ी के जितने जो नए बाइक के व्हील्स आ रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम मास है वो ये रिंग, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना, और बीच में सपोर्ट के लिए पहले स्पोक दिया करते थे, स्पोक, आजकल क्या दिए रहते हैं, डिस्क दिए रहते हैं। क्या रहते हैं, डिस्क, ऐसा डिस्क रहता है बीच में है ना, ये डिस्क रहता है। ठीक है ना, लेकिन वो जो डिस्क रहता है उसका लेयर बहुत पतला रहता है, वो उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन जो मैक्सिमम मास रहता है कहाँ पे रहता है, व्हील्स के चारों तरफ रहता है। उसके कारण से क्या होता है कि वो आपके बाइक को ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसमें लिख सकते हैं व्हाट इज द स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। तो इसमें लिखेंगे कि द मैक्सिमम मास ऑफ फ्लाईव्हील आर या इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन circumference, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन circumference, due to which it provides smooth angular rotation। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए कि व्हाट इज द स्पेशल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कुछ स्टैंडर्ड शेप होते हैं, है ना, रिंग होता है, डिस्क होता है, सिलेंडर होता है, प्लेन शीट होता है। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, जिससे अगर हमको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।